नमस्कार, प्राइम नून देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं जास्मिन शर्मा। हेडलाइंस के बाद अब सीधे रुक करेंगे खबरों को और शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। श्रीनगर से आपको दे रहे हैं, जहां शहर में एक बलिदान स्तंभ बनाया जाएगा और बलिदान चक्र अगले साल तक बनने की उम्मीद है। शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए ये बलिदान स्तंभ बनाया जाएगा। इससे पहले भी आपको याद होगा, अमित शाह जब श्रीनगर पहुंचे थे, उन्होंने बलिदान स्तंभ का यहां पर शिलान्यास किया था और अब बलिदान चक्र यहां पर बनाया जाएगा। इसका एक प्लान भी सामने आया है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं, ग्राफिक्स के जरिए आप देख सकते हैं। अगले साल तक ये बलिदान चक्र बनने की उम्मीद जताई जा रही है। शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए ये बलिदान चक्र बनाया जाएगा। अमन शर्मा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। अमन, अगले साल तक ये बलिदान चक्र यहाँ पर श्रीनगर में बनकर तैयार होगा। किस तरीके से इसका कार्य शुरू किया जाएगा और इससे जुड़े हुए क्या मुख्य बिंदु अभी तक मिल पाए हैं? अमन, देखिए, हम सब जानते हैं अमित शाह जी ने इस प्रोजेक्ट का पिछले महीने ही फाउंडेशन स्टोन श्रीनगर में रखा था। शहीद सैनिकों के लिए बलिदान स्तंभ और बलिदान चक्र, ये पूरा प्रोजेक्ट है जिसका ब्लूप्रिंट अब सामने आ गया है। सरकार इसको अगले 6 से 7 महीने में बनाने की पूरी तैयारी कर रही है। देखिए, इसमें जो बड़ी बात ये भी है कि देखिए, शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए अभी तक श्रीनगर में ऐसा बड़ा कोई स्तंभ नहीं था जिसके लिए बनाने। जम्मू में ऐसा एक स्तंभ है पर श्रीनगर में ऐसा स्तंभ नहीं था। उसी के कारण ये एक प्रोजेक्ट बनाया गया है। तकरीबन 12 मीटर ऊंचा ये स्तंभ होगा, बलिदान, जिसे बलिदान स्तंभ कहा जाएगा। उसके आसपास से पूरा बलिदान चक्र बनेगा जो तकरीबन 950 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैला हुआ होगा। इसके अलावा यहाँ पे एक प्लेट भी लगेगी जिसमें हमारे शहीदों के नाम लिखे जाएंगे। एक कैंडल टावर्स लगेंगे सब तरफ आसपास, और जो पूरा क्षेत्र है प्रताप पार्क का जिसमें ये बलिदान स्तंभ और बलिदान चक्र आएगा, उसका पूरा क्षेत्रफल तकरीबन 10,000 वर्ग मीटर का है। इसको पूरी अच्छी तरह से प्रिपेयर भी किया जाएगा इसके लिए। और क्योंकि जो प्रताप पार्क है, इसकी जो लोकेशन है वो भी काफी प्रोमिनेंट है श्रीनगर के लिए। बिल्कुल रेजिडेंसी रोड और मौलाना आजाद रोड के पास ये जगह है, तो बिल्कुल लोगों के आने जाने के लिए भी काफी आसानी रहेगी। इस तरह से इस प्रोजेक्ट का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। बिल्कुल। अमन, अगर इसे राजनीतिक चश्मे से देखा जाए तो क्योंकि अगले साल आम चुनाव भी हैं और माना यह जा रहा है कि बहुत जल्द कभी भी जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव भी हो सकते हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों की अट्रैक्शन और लोगों के बीच एक संदेश देने की भी एक कोशिश नजर आ रही है भाजपा की। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कई तरह के बदलाव श्रीनगर में देखे गए हैं पिछले 3 सालों के दौरान। पहला मल्टीप्लेक्स खुला है, नई नई बातें हो रही हैं कि अम्यूजमेंट पार्क भी बनेगा श्रीनगर में, उसकी भी बात चली है। ये सब जो प्रोजेक्ट है ये नॉर्मलसी को शो करने के लिए, टूरिज्म भी ऑल टाइम हाई पे है श्रीनगर में, फॉरेन टूरिस्ट का अराइवल भी इस साल काफी हाई है। उन्हीं सब के कारण ये एक प्रोजेक्ट उसमें, पर ये प्रोजेक्ट में ये भी है, देखिए, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर की जो धरती है उसमें कई युद्धों के लिए युद्ध का मैदान भी रही है। तो राज्य के जितने भी राष्ट्रीय सशस्त्र बलों का कुछ जो बेहतरीन सैनिक जिन्होंने अपना कुर्बानी दी है, उनको भी उनकी कुर्बानी को रिकग्निशन देने के लिए भी ये स्मारक एक बड़ा प्रोजेक्ट है। ठीक है अमन, बहुत शुक्रिया ये तमाम डिटेल्स दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो अगले साल तक ये बलिदान चक्र बनने की उम्मीद है। इसका ब्लूप्रिंट सामने आ चुका है और गौरतलब है कि पिछले महीने जब अमित शाह श्रीनगर के दौरे पर आए थे तो प्रताप पार्क में बलिदान स्तंभ का उन्होंने शुभारंभ किया था और ये बलिदान चक्र का आप एक ग्राफिक्स के जरिए मॉडल देख पा रहे हैं। कुछ इसी तरह श्रीनगर में अगले साल तक बनकर तैयार होने वाला बलिदान चक्र नजर आने की उम्मीद है। चलिए आगे बढ़ते और बारामूला से आपको खबर देंगे, जहां के चेक तापर करीरी इलाके में सुरक्षा बलों ने आतंकी संगठन लश्कर ए तौयबा के 2 सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। पुख्ता सूचना मिलने के बाद बारामूला पुलिस और 29 आरआर ने MVCP बस स्टॉप चेक तापर पर यहां ऑपरेशन चलाया। पुलिस के बयान के मुताबिक नाका पार्टी देखकर 2 संदिग्ध लोगों ने भागने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा बलों ने उन्हें पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उनके पास से 2 चीनी पिस्तौल, 2 मैगजीन, 14 उपयोगी कारतूस, 1 ID कार्ड और अन्य सामग्री बरामद हुई है। उनकी पहचान दायम मजीद खान निवासी चेक पंजीगाम बांदीपोरा और अबीर तारिक खान निवासी विट्रीना पहलवानपुरा बांडीपोरा के रूप में हुई है। शुरुआती जांच में दोनों ने कबूल किया था कि वो आतंकी संगठन लश्कर ए तौयबा के लिए काम कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक उनकी बारामूला जिले में टारगेट किलिंग को अंजाम देने की कोई योजना थी और उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया है। इस संबंध में करीरी थाने में मामला दर्ज कर आगे की जांच भी शुरू कर दी गई है।
वहीं बीएसएफ के सतर्क जवानों ने सांबा के रामगढ़ सेक्टर में नार्को स्मगलिंग के प्रयास को विफल कर दिया है। पाकिस्तान का एक नार्को तस्कर और घुसपैठिया मार गिराया गया है। 24 और 25 जुलाई की मध्य रात्रि में सतर्क बीएसएफ जवानों ने एक पाकिस्तानी तस्कर को उस समय गोली मार दी जब वो रामगढ़ सीमा क्षेत्र से नार्को तस्करी करने की कोशिश कर रहा था। इलाके की शुरुआती तलाश के दौरान पाकिस्तानी तस्कर का शव लगभग 4 किलोग्राम वजन वाले संदिग्ध नार्को के 4 पैकेट के साथ मिला। 330 रुपए की पाकिस्तानी करेंसी भी जब्त की गई है। कल रात बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के बहादुर जवानों ने लगभग 10:15 बजे पाकिस्तान से इंट्रूड करते हुए एक स्मगलर को धराशायी किया बॉर्डर पर। उससे हमें 4 kg 430 ग्राम नारकोटिक्स की रिकवरी हुई है। साथ ही साथ 330 रुपए पाकिस्तानी करेंसी भी मिला है। ये संभव हुआ सीमा सुरक्षा बल के बहादुर जवानों की मुस्तैद ड्यूटी। जैसा कि आपको विदित है कि इस समय बरसात हो रही है, विजिबिलिटी कम रहती है। इसके बावजूद भी हमारे बहादुर जवानों ने एक बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया कि वो कितने सतर्क और किस हद तक कर्तव्य निष्ठा से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। इस समय हम मौजूद हैं भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा और रामगढ़ सेक्टर में, जहां पर बीएसएफ को एक बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जिस तरह की पहले भी पाकिस्तान कई किस्म के हथकंडे अपनाकर जम्मू कश्मीर में जो ड्रग की तस्करी है वो करने का प्रयास कर रहा है, और इसी का एक नमूना जो बीती रात पाकिस्तान ने एक बार फिर कोशिश की कि जम्मू कश्मीर में ड्रग्स की घुसपैठ जो है वो कराई जाए, जिसमें अलर्ट बीएसएफ जवानों द्वारा एक घुसपैठी को मार गिराया है। जो तस्कर था, नशा लेके इस पार आ रहा था, उसको मार गिराया और उसके पास में से लगभग 4.5 किलो जो हीरोइन है, हाई ब्रांडेड हीरोइन जो बताई जा रही है, उसको रिकवर किया। आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं, ये वो पैकेट है जो उस तस्कर से बरामद किया गया, जिस तस्कर को बीएसएफ ने बॉर्डर पर मार गिराया। और इस तरह का जहर जो है वो जम्मू कश्मीर में भेजने की कोशिश कर रहा है। लगातार ड्रग्स के इतने मामले जो है वो पिछले कई दिनों से सामने आ रहे, चाहे पंजाब की बात करो, कुपवारा की बात करो, एलओसी की बात करो, और कुछ पाकिस्तानी जो करेंसी है उस तस्कर से भी बरामद हुई है। आप ये देख सकते हैं बीएसएफ के जवान जो हैं जो पूरी तरह से सीमा पे अलर्ट हैं और लगातार जो सुरक्षा का घेरा जो बनाए हुए हैं बॉर्डर पर, और लगातार जो पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं उनको नाकाम कर रहे हैं। और बीती रात भी एक पाकिस्तान एक घुसपैठ की कोशिश की जिसमें वो ड्रग्स भेजने की फिराक में था, जिसको बीएसएफ के अलर्ट जवानों ने उस नशा तस्कर को भी मार गिराया और साथ में 4.5 किलो जो हीरोइन है वो बरामद की, और साथ ही साथ उसके पास में से जो है वो पाकिस्तानी करेंसी भी जो है वो बरामद किया। फिलहाल की अगर हम बात करें, जो उच्च अधिकारी है बीएसएफ के, उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि बीएसएफ पूरी तरह से बॉर्डर पर अलर्ट है, चाहे वो ड्रोन के मामले की अगर हम बात करें, चाहे वो ड्रग्स के हवाले से हम बात करें, और इस वक्त की अगर हम बात करें तो जो डेड बॉडी है उस घुसपैठिए की वो बीएसएफ ने रिकवर कर ली। और तमाम इस इलाके की अगर बात करें तो इस वक्त हम पूरे उसी बीएसएफ की बॉर्डर पोस्ट एसएमपुरा पे मौजूद है, जहां ये बीती रात जो है इंसिडेंट, और बीएसएफ जो है पूरी तरह से बॉर्डर पर तैनात है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए सांबा से मैं श्याम सुंदर। कश्मीरी पंडितों और पीओजे शरणार्थियों ने कुछ राजनीतिक दलों, खासकर एनसी आदि के प्रति अपनी नाराजगी व्यक्त की है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार संसद में एक विधेयक लाने जा रही है, जिसके तहत जम्मू कश्मीर विधानसभा में कश्मीरी पंडितों को 2 विधानसभा सीटें आवंटित की जाएंगी और पीओजे के शरणार्थियों को 1 सीट दी जाएगी। इन दोनों को एलजी नामित करेंगे। केपी और शरणार्थियों का कहना है कि इन राजनीतिक दलों को विधेयक का विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे इन दोनों समुदायों की समस्याओं को हल करने में मदद मिल सकती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हसनैन मसूदी ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष है, तो इसे कैसे लाया जा सकता है। उन्होंने कहा था
कि वो इस बिल के पेश होने का विरोध करेंगे। बीजेपी ने इस बिल का समर्थन किया है। जम्मू और अन्य हिस्सों में स्थित कश्मीरी पंडितों ने कश्मीरी पंडितों और पीओजेके के शरणार्थियों को राजनीतिक आरक्षण प्रदान करने के केंद्र सरकार के प्रस्तावित कदम का स्वागत किया है। आगे बढ़ेंगे ब्रेक के बाद। किश्तवाड़ जिले के किशवान गांव में एक भालू ने 2 लोगों पर हमला कर उन्हें गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। बताया जा रहा है कि जब ये लोग अपने सामान के साथ थे तभी एक भालू ने अचानक इन पर हमला किया। जानकारी मिलते ही लोगों ने शोर मचाया और इन दोनों को बचाया। घायलों को जीएमसी डोडा रेफर कर दिया गया है। लोगों का कहना है कि वन्य जीव विभाग का कोई भी कर्मचारी वहां नहीं आता, जिसके कारण अक्सर जंगली जानवर लोगों पर हमला कर देते हैं। उन्होंने विभाग से अपील की है कि तुरंत किशवान इलाके में एक टीम भेजी जाए ताकि उन जंगली जानवरों को पकड़ा जा सके। बड़ा मुश्किलात है अब बचने जीने। बच्चों पर हमला करते हैं, बड़ों पर हमला करते हैं। जगह जगह पर गाँव में आते हैं ये। हर गांव में देखो, हर गांव में आज यहाँ डोडा अस्पताल में सब इनके हमले। इनका कोई रोक होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। वाइल्ड लाइफ को कुछ करना चाहिए था। ऐसा नहीं आदमी पर इतना नुकसान होता है। सिर पर भी है जनाब, मुंह पर भी है, सिर्फ यहाँ नाक भी काट दी है, बाजू एक की तोड़ दी है और छाती में जख्म है, पेट में जख्म है, कान काटे हैं। जो गरीब लोग होते हैं, चाहे बकरवाल हैं, गुज्जर हैं, बाकी जो कश्मीरी भी है गरीब लोग, माल मवेशी वाले, भेड़ बकरियां वाले, वो जाते हैं पहाड़ों पर। इन 2-4 महीनों में जो ये महीने गर्मियों के होते हैं वो घर में नहीं रहते हैं, वो पहाड़ों पर जाते हैं। लेकिन अफसोस की बात है, कम से कम वाइल्ड लाइफ और महकमा वालों को कभी उधर नजर मारनी थी। कोई उनका कोई मुलाजिम आता, मुश्किलात है, बच्चे निकल नहीं सकते हैं, स्कूल नहीं जा सकते हैं सर। और स्कूल कहीं दूर है, कहाँ से जाएंगे बच्चे को। बहुत बदकिस्मती की बात जो है कि अगर ये हादसे कहीं हो जाते हैं तो वाइल्ड लाइफ वाली जो महकमा है कम से कम उनकी जिम्मेदारी थी। होटल ओनर्स एसोसिएशन ने डोडा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जिला प्रशासन डोडा अगस्त माह में लाल नाटक मेले का आयोजन करने जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए चुनाव घाटी के लोगों को एक मंच पर लाना था। उन्होंने कहा कि जिस तरह दूसरे पर्यटन राज्यों में लोग पर्यटन के लिए एक मंच पर लड़ाई लड़ते हैं, उसी तरह यहाँ के लोग भी पर्यटन के लिए एक मंच पर आना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव घाटी के सभी पर्यटक स्थलों को जल्द से जल्द सड़क कनेक्टिविटी प्रदान की जानी चाहिए ताकि अधिक से अधिक पर्यटक यहाँ आए। उन्होंने कहा कि जब यहाँ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तो चुनाव में बेरोजगारी कम होगी। यहाँ से चिनाब वैली को प्रमोट करना चाहते हैं, जस्ट लाइक कश्मीर की तरह। जैसे कश्मीर के अंदर कभी आपने नहीं सुना होगा गुलमर्ग, पहलगाम, इधर उधर का वो एक प्लेटफॉर्म पे सबको लाते हैं। तो हमारे लिए गुड न्यूज ये है कि लाल दमन फेस्टिवल हो रहा है, लाल दमन का रोड बन रहा है। हम इस टूरिज्म को खाली भद्रवा तक ही नहीं महदूद रखना चाहते हैं। ये चिनाब वैली का नाम इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पे जानते हैं लोग, तो हम उसको प्रमोट करना चाहते हैं। अपने डोडा स्टेक होल्डर्स हों, भद्रवा के हों या किश्तवाड़ के हों, तो इनिशियल स्टेज हमारा रहा डोडा अपना ये इसको प्रमोट करने के लिए। जैसे हमारा लाल दमन है, उसके आगे डल दमन है, या हमारा जो चिनाब है, सीजनल वाटर स्पोर्ट्स यहाँ पे बहुत अच्छा होता है। 28 किलोमीटर का स्ट्रेच, इसको प्रमोट करना है। मुकम्मल डेस्टिनेशन हमारी पूरे इंडिया के अंदर नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है चिनाब वैली है। यहाँ आपको एडवेंचर का फुल स्कोप है। आपका नेपाल के बाद अगर एडवेंचर देखा जाए तो हमारा ही चिनाब खिता है जो नंबर 2 पे आता है। जो एक्सेसिबिलिटी मिली है लाल दमन के लिए, ये बहुत जो है पेंडिंग डिमांड थी लोगों की, बहुत पेंडिंग डिमांड थी। बहुत पहले से बहुत सारे डीसी साहब यहाँ आए, जब इलेक्टेड गवर्नमेंट थी तब भी या उसके बाद भी। इन्होंने जो इस टाइम जो स्टेप लिया है, इन्होंने बहुत खुश हैं। जहां तक सवाल है फायदा लेने का, ऑब्वियसली एक टूरिस्ट स्पॉट बनेगा, लोगों का आना जाना रहेगा, एक्सेसिबिलिटी बढ़ेगी और छोटे छोटे फूड जॉइंट्स खुलेंगे। अभी तो लाल दमन में अगर आप देखेंगे सिर्फ फॉरेस्ट हट है वहां पर, लेकिन आने वाले टाइम में हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह वहां पर जो है होटेलियर्स का भी आवजाव रहेगा, लोग भी आएंगे बाहर से, थोड़ा सा नाम निकलेगा, उनकी तरफ से हमें भी फायदा होगा। और चलिए इस बीच बात कर लेते हैं एक बड़ी खबर की, जहां जम्मू कश्मीर को लेकर केंद्र सरकार
रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल लाने की तैयारी कर रही है। पहाड़ी समुदाय को आरक्षण देने से जुड़े विरोध का ये पूरा मामला है। गृह मंत्रालय ने गुर्जर बकरवाल के महत्वपूर्ण लोगों को दिल्ली आमंत्रित किया है। इस वक्त बेहद अहम खबर, गुर्जर समुदाय के लगभग 30 लोग दिल्ली पहुंचे हैं। कल गृह मंत्री अमित शाह से ये मुलाकात कर सकते हैं। दोनों समुदाय के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। गुर्जर समुदाय के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए और ऐसा उनका कहना है। डीडीसी मेंबर इमरान जफर चौधरी का ये बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि गुर्जर बकरवाल जो समुदाय है उसके साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए और एक आरक्षण उन्हें मिलना चाहिए। इसी के सिलसिले में गुर्जर बकरवाल समुदाय के जो प्रतिनिधि हैं वो केंद्रीय गृह मंत्रालय पहुंचे हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बहुत जल्द मुलाकात कर सकते हैं। केंद्र सरकार पार्लियामेंट में रिजर्वेशन को लेकर बिल लाने वाली है और इस बीच गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात गुज्जर समुदाय के डेलीगेशन और साथ ही साथ पहाड़ी समुदाय के डेलीगेशन से होने वाली है। बहुत सारे लोग दिल्ली आए हुए हैं जम्मू कश्मीर से। हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हैं चौधरी इमरान जफर साहब। जिस तरीके से आप लोग गुज्जर समुदाय को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कितने लोग आए हैं और किस तरह की चीजें जो है वो होने जा रही हैं? एग्जैक्टली रेशो मुझे पता नहीं है। मुझे लगता है कि 30 से 35 लोग आए हैं हमारे और हमें बुलाया गया यहाँ पे कि अपना पक्ष रखने के लिए। लेकिन अभी जो हमारी मीटिंग है जो शेड्यूल नहीं हुई है, तो पता चले कि जब मीटिंग शेड्यूल हो जाती है तो पता चले कि उसके बाद जो है किस मुद्दे के लिए बुलाया और क्या वजह थी हमें यहाँ पे दिल्ली में आना पड़ा। तो ये तो हम ये कहेंगे कि हम अपना जो पक्ष है, जो गुज्जर और बकरवाल जो लोग हैं उनका पक्ष अच्छे से रखेंगे। बाकी मिलने के बाद ही पता चलेगा कि क्या होने वाला है, क्या होगा, ये उसके बाद ही पता चलेगा। उसके बाद ही हम बात कर सकेंगे। आप लोग क्योंकि अभी हम देख रहे हैं जो रियासत में कई जगहों पर विरोध हो रहा है, प्रदर्शन हो रहे हैं, मशाल जुलूस निकाले जा रहे हैं, कई तरह के ऑब्जेक्शन भी हैं कि पहाड़ी समुदाय जो है उसको भाषा के बुनियाद पर, जबान की बुनियाद पर रिजर्वेशन कैसे दिया जा सकता है। ये तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या आप लोगों का पक्ष है इस पूरे मामले में, जो क्योंकि सरकार तो अपनी तरफ से पहल कर रही है? देखिए, हम किसी की भी मुखालफत करने के लिए नहीं आए हैं, ना ही पहाड़ी कबीले की, ना ही हम ये कहेंगे कि हम अपनी बात नहीं रखेंगे। बात यह है कि अगर हम बात की जाए तो हम अपनी वकालत करने के लिए आए हैं। हम अपनी बात करेंगे कि अभी जो है जम्मू कश्मीर का गुज्जर और बकरवाल, अगर आप गूगल पे भी सर्च करोगे तो आपको सड़कों पे ही मिलेंगे, बकरियों के साथ ही मिलेंगे और आपको वो गुज्जर मिलेंगे जो आज भी 6 महीने के लिए जो है बेघर होके जाते हैं, जो सीधा ऊपर आसमान ऊपर खुदा और नीचे वो होते हैं। उनको ना मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, ना एजुकेशन मिलती है। आज भी वही गुज्जर हैं, मतलब जो हम ये मान के चले जो 100 साल पिछड़े हुए गुज्जर हैं। आज अगर देखा जाए जो गुज्जर कम्युनिटी है, जहां तक सरकार दावा करती है कि हमने इनको आगे लिया, अगर कोई अच्छा स्टेप लिया तो हम उसका वेलकम भी करते हैं। लेकिन आज भी हम ये बात कहें कि आज भी गुज्जर कम्युनिटी की तरफ अगर सही जो असल, आप हमारे आईएएस ऑफिसर मत देखिए, आप हमारे केएस ऑफिसर मत देखिए, आप हमारे डॉक्टर्स मत देखिए, वो बहुत लिमिटेड लोग हैं। आप अगर देखिए कि एक पिक्चर ये है जहां पे हमारे डॉक्टर, इंजीनियर और ये लोग मिलेंगे, ब्यूरोक्रेट्स मिलेंगे, पॉलिटिशियन मिलेंगे, और एक तरफ वो लोग हैं जिनके अभी तन पे पूरे कपड़े भी नहीं लगे हैं। तो मैं यही सरकार से कहूंगा कि कोई भी फैसला अगर आप लें तो मुझे लगता है कि पूरी तरह से इंसाफ किया जाए। हम किसी की मुखालफत नहीं करते, लेकिन गुज्जर कौम के साथ, गुज्जर बकरवाल कौम के साथ, जैसे हमारे जो पहाड़ी जो साथी हैं वो अपनी वकालत कर रहे हैं, मुबारक है उनको, तो इसी तरह से हम अपनी बात भी रखेंगे और यही बात रखेंगे कि गुज्जर कौम के साथ जो है नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। अगर नाइंसाफी हुई तो जैसे मशाल यात्रा जो हमारे नौजवान निकाल रहे हैं तो उनको भी मुबारक है। हो सकता है कि कल को हमें भी यही सब कुछ करना पड़े। तो सिर्फ सीधे तौर पर लगभग 30 से 35 लोग दिल्ली आए हुए हैं। कोशिश ये है कि एक समन्वय बना लिया जाए, एक रास्ता निकाल लिया जाए। सरकार के लिए भी मुश्किल ये है कि किस तरीके से जो गुज्जर बकरवाल है, जिनको 10% के आसपास एसटी रिजर्वेशन मिला है, उनको कैसे मनाया जाए कि पहाड़ी जो लोग हैं उनके साथ किस तरीके से एक रास्ता जो है निकालने की सरकार कोशिश कर रही है। कैमरामैन सोनू मंडल के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।
चलिए आगे बढ़ेंगे हिमाचल की खबरों की ओर, जहां गड़सा घाटी में बादल फटने से भुंतर गड़सा मनियार रोड पर जाम लग गया है। कई जगह पर सड़क को भारी नुकसान हुआ है। गड़सा खड्ड पर बना पैदल पुल भी बह गया है। पीडब्ल्यूडी की टीम सड़क बहाल करने में जुटी है। सड़क के दोनों तरफ कई गाड़ियां और यात्री फंसे हुए हैं। जिस तरीके से देर रात कुल्लू की गड़सा घाटी में ये बादल फटा था, इसके बाद से यहां पर सड़क अवरुद्ध हो गई है। दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं। 5 घरों को नुकसान हुआ है। लोगों की उपजाऊ जमीन भी इस बाढ़ की वजह से बह गई है। और गड़सा घाटी में बादल फटने से भुंतर गड़सा मनियार रोड पर जाम लगा है। कई जगह सड़क को भारी नुकसान हुआ है। सड़क पूरी तरीके से अवरुद्ध है। पीडब्ल्यूडी की टीम सड़क बहाल करने की कोशिशें कर रही है। तस्वीरें आपको मौके से दिखा रहे हैं, जहां दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं। यात्री यहां पर फंसे हुए हैं। परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। सड़क कई जगह से क्षतिग्रस्त हो गई है। जो फुटब्रिज है वो भी यहां पर बह गया है। 5 घरों को नुकसान हुआ है। कई मवेशी भी बताए जा रहे हैं कि इस बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। और आगे बढ़ते हैं। एफसीआई अब खुले बाजार में अनाज बेचेगी। इसे लेकर हमीरपुर में एफसीआई के मंडलीय प्रबंधक ने कुठेड़ा स्थित एफसीआई गोदाम का निरीक्षण किया। उन्होंने गोदाम में रखे अनाज के सैंपल लेकर उसे जांच के लिए भेजा। एफसीआई के मंडलीय प्रबंधक काजल मंडल ने कहा कि खाद्यान्न के बढ़ते रेट के चलते सरकार ने खुले मार्केट में गेहूं और चावल बेचने का निर्णय लिया है, जिसका फायदा आम जनता को होगा। और इसी के साथ प्राइम नून में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।